हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम बात कर रहे थे सेल के बारे में यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देख लीजिए अभी तक आपने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं यहाँ पे। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि कोशिका के संगठन के बारे में यहाँ पर। तो हम यहाँ पे कोशिका के संगठन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमने बात की है डिफ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में बेसिकली हम क्या समझ रहे थे, हमने कहा कि जैसे डिफ्यूजन है, जैसे डिफ्यूजन का फिनोमेना जिस मेथड पे काम करता है, सेम मेथड पे ऑस्मोसिस का जो फिनोमेना है वो भी काम करता है। डिफ्यूजन आपने गैसेस के एस्पेक्ट में देखा था, ऑस्मोसिस आप यहाँ पे पानी के एस्पेक्ट में देख रहे हैं। आपने कहा पानी में भी जो मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पर होती है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो पानी मूव कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस कह रहे हैं। इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन आप लेंगे और उसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है। पानी का जो कंसंट्रेशन है उसका डिफरेंस यहाँ पर होता है, और उसमें देखा गया कि पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पे मूव कर रहा है। तो कुछ हमने हमारे पास सॉल्यूशन आए थे, जिसमें दो सॉल्यूशन के बारे में आपने यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, अगर हम अभी तक की बात यहाँ पे डिस्कस करें, जो अभी तक हमने पढ़ा है, हमने कहा कि हमने एक सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, हमने कहा हमने एक सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन का निर्माण कैसे होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है, इसमें हमने कहा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है क्या, हमने कहा मोस्टली हम सॉल्वेंट को पानी लेते हैं। आप यहाँ पे सॉल्वेंट का मतलब पानी ही लेंगे। तो हमने कहा कि हम देखते हैं कि अगर सॉल्यूट की मात्रा इस सॉल्यूशन में ज्यादा है, अगर सॉल्यूट की मात्रा इस सॉल्यूशन में ज्यादा है, आपने कहा अगर मोर सॉल्यूट है, इसका मतलब होता है लेस सॉल्वेंट। ठीक है, और मोर सॉल्वेंट का मतलब होता है लेस सॉल्वेंट, लेस सॉल्यूट का मतलब होता है मोर सॉल्वेंट। क्या बात हमने की है, हमने दो चीजों के बारे में बात की है। एक तो हमने कहा कि ये हमारे पास सॉल्यूशन आता है बीकर में। ठीक है, बीकर में क्या आएगा, हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। इस बीकर में ये जो सॉल्यूशन है वो भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर के बना है। सेल के अंदर यहाँ पर, सेल के अंदर जो आपने कहा कि जो मीडियम है वो भी क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर के बना है। ठीक है, इसके अंदर का जो मीडियम है ये भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर के बना है, तो ये सेम है। अब हमें देखना है कि सॉल्वेंट का मतलब पानी था। आपने प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा है तो एक बार आप उसे लगा लेंगे, आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस चीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा कि कोई भी जो सॉल्यूशन है, जैसे कि सेल है, तो सेल के अंदर भी एक मीडियम है, मीडियम कहिए या सॉल्यूशन कहिए, वो बना होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, वो चीज होती है जो घुलती है। सॉल्वेंट वो चीज होती है जो खुद में क्या करती है, चीजों को घुलाती है। सॉल्वेंट को हम मैक्सिमम जो सॉल्वेंट के रूप में लिया जाता है वो पानी लिया जाता है। तो पानी खुद में क्या करता है, चीजों को घुलाता है। तो आपने कहा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों से मिलकर के क्या बनते हैं, सॉल्यूशन या विलयन बनते हैं। तो एक विलयन हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, और एक जो मीडियम है, एक जो सॉल्यूशन है वो सेल के अंदर होगा। तो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर के बना है। सेल के बाहर जो मीडियम है वो भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर के बना है। इसका मतलब कि ये जो मीडियम है, बाहरी मीडियम, इसमें भी पानी की मात्रा है, जो सेल है सेल में भी पानी की मात्रा है। हमने कहा था कि सेल जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी। सबसे पहले जब हमने सॉल्वेंट यहाँ पर जब सबसे पहले हमने यहाँ पे जो आउटर मीडियम देखा है, उसमें आपने ये जो ब्लू कलर के बीड्स आपको दिखाई गई हैं, ये सॉल्यूट हैं। आपको अगर पूछा जाए कि ज्यादा सॉल्यूट सेल में है या बाहर के मीडियम में है, तो आप देख करके बता सकते हैं कि ज्यादा सॉल्यूट सेल के अंदर है। सेल के अंदर ज्यादा सॉल्यूट होने का मतलब है कम सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा सॉल्यूट होने का मतलब है कि कम सॉल्वेंट है।
यानी कि सॉल्वेंट का मतलब है पानी, कम मात्रा में पानी है। अगर हम सेल में देखें तो हमने कहा इसमें सॉल्यूट कितना है, कम सॉल्यूट है। कम सॉल्यूट का मतलब है कि ज्यादा सॉल्वेंट है, यानी कि ज्यादा पानी है। तो हमने कहा कि जो मीडियम है, आउटर मीडियम, उसमें पानी की जो मात्रा है वो कैसी है, ज्यादा है। जब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी क्या करेगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। इस प्रकार का सॉल्यूशन जब, और इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। इसका रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो इस प्रकार का आता है। जो रिजल्ट है वो ये है। रिजल्ट में आपने देखा कि जो कोशिका है, जो सेल है, वो क्या हो जाती है, फूल जाती है यहाँ पर। तो हमने बोला इस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें जब हमने कोशिका को रखा तो कोशिका जो होती है वो फूल जाती है, इस प्रकार का सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक्चुअली में क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिफरेंस था। जो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन है वो इस विलयन में ज्यादा थी कोशिका की तुलना में। जब विलयन में पानी की मात्रा ज्यादा थी तो विलयन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। जब इसमें पानी का मूवमेंट अंदर की ओर होता है, एंडोऑस्मोसिस होती है, तो कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। पहली चीज तो हमने ये देखी है। अब आते हैं सेकंड, जो हमारे पास डायग्राम आता है। इसमें सेम आपके पास ये जो सॉल्यूशन है, इसमें आपने सॉल्यूट की मात्रा देखी, और जो सेल है, सेल में आपने क्या देखी, सॉल्यूट की मात्रा देखी। तो अगर आपने आउटर मीडियम देखा, ये जो बीकर है, बीकर में जो सॉल्यूशन है, अगर उसमें आपने देखा कि सॉल्यूट की मात्रा अधिक है या कम है, इस बीकर में आपने देखा, बीकर में ये जो सॉल्यूशन है, इसमें हमने कहा कि इसमें जो सॉल्यूट की मात्रा अधिक है या कम है, किसकी तुलना में, कोशिका की तुलना में। आपने कहा कोशिका की तुलना में इसमें जो यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा है वो अधिक है। इसका मतलब अधिक सॉल्यूट का मतलब हम कह सकते हैं कि लेस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मात्रा कैसी होगी, कम होगी। कोशिका में सॉल्यूट की मात्रा कैसी है, आपने कहा लेस सॉल्यूट। लेस सॉल्यूट यानी कि कम मात्रा में सॉल्यूट का मतलब है कि मोर सॉल्वेंट। मोर सॉल्वेंट का मतलब है कि ज्यादा पानी। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्वेंट का मतलब हम पानी से ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब हम पानी से ले रहे हैं। तो आपने कहा कि कोशिका के अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम थी लेकिन सॉल्वेंट की मात्रा अधिक थी, किसकी तुलना में, ये जो बाहर विलयन है इसकी मात्रा में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर जो पानी की मात्रा है वो अधिक है। ठीक है, कोशिका के अंदर अगर पानी की मात्रा अधिक है सॉल्यूशन की तुलना में, तो आपने कहा पानी का मूवमेंट कहाँ होगा, अंदर से बाहर होगा, यानी कि एक्सो ऑस्मोसिस होगी। ठीक है, इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब जब सेल से पानी बाहर निकला, जब सेल से पानी बाहर निकला तो क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगी। ठीक है, जब सेल से पानी बाहर निकला तो सेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी यहाँ पर। इस प्रकार का सॉल्यूशन जब आपने किसी इस प्रकार का सॉल्यूशन जब आपने उसमें कोशिका को रखा तो कोशिका कैसे हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ध्यान रखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या चेंज आया सेल में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो कैसे हो जाती है, फूल जाती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या चेंज आया सेल में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। ठीक है, अब तीसरे टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास आता है जो आपको होमवर्क में दिया गया था। ये सॉल्यूशन आपके पास आता है, ठीक है। अगर मैं इसमें कहूँ कि सॉल्यूशन में ये जो बाहर का जो विलियन है, ये बीकर में जो विलियन रखा हुआ है, आप समझ लें बीकर है, बीकर में विलियन है और उसके ऊपर से आपने कोशिका डाल दी है। अगर मैं कहूँ कि बीकर में जो यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है और सेल के अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा है वो क्या क्या है, ठीक है, तो वो कैसी है, आपने कहा कि यहाँ पे जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो सेम है, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट।
जब सॉल्यूट की मात्रा सेम है यहाँ पर, ठीक है, जब सॉल्यूट की मात्रा सेम है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। यानी कि हमने कहा जब सॉल्यूट की मात्रा बराबर है दोनों में, तो दोनों में जो सॉल्वेंट है, जो पानी है, पानी की मात्रा भी दोनों में क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब यहाँ पर पानी का आवागमन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस है ही नहीं, कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, तो क्या पानी का मूवमेंट नहीं होगा, पानी का मूवमेंट होगा। लेकिन हमने कहा जितना पानी अंदर आएगा उतना पानी बाहर जाएगा, ठीक है। आपने कहा पानी अंदर भी आया, पानी बाहर भी गया, पानी अंदर भी आया, पानी बाहर भी गया। तो हमने कहा कि जितने अमाउंट में पानी सेल में आता है उतनी अमाउंट में पानी सेल से बाहर निकल जाता है। अगर हम देखें रिजल्ट, ये हमारे पास क्या आती है, सेल आती है। सेल में आपने क्या देखा, नो चेंज, कोई परिवर्तन आपने नहीं देखा। ठीक है, सेल में आपने कोई परिवर्तन नहीं देखा। इस प्रकार का सॉल्यूशन जब हमने उसमें कोशिका को रखा तो कोशिका के साइज में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो ऑस्मोसिस के तीन यहाँ पर आपके पास फिनोमेना आते हैं, क्योंकि तीन अलग अलग प्रकार के आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। ठीक है, आपके पास तीन अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं। एक तो आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, मैं ऊपर भी लिख देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन होगा। इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन आपके पास आते हैं। आपने कहा इस प्रकार का सॉल्यूशन जब हमने उसमें कोशिका को रखा तो कोशिका फूल जाती है, इस प्रकार के सॉल्यूशन का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर एंडोस्मोसिस हो रही है। इस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें कोशिका श्रिंक हो जाती है, इस प्रकार के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें जो है एक्सोस्मोसिस हो रही है और सेल श्रिंक हो गई है। इस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें सेल में कोई चेंज नहीं आता है, इसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर आपने कहा कि कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं रहता, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर भी जाएगा, जितना पानी सेल के अंदर जाएगा उतना ही सेल के बाहर आएगा। ये तीनों चीजें समझिए, फिर हम इसका थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसे कवर यहाँ पर करेंगे। तो एक बार देखिए हमने क्या चीजें समझी हैं यहाँ पे। अगर कहीं पे आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, अब जो भी चीजें हमने समझी हैं हम बात करते हैं। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या चीजें हमने यहाँ पे समझी हैं। अब देखा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, गेन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। हमने बोला यदि कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता से अधिक है तो परासरण की प्रक्रिया से पानी प्राप्त होता है। Water can move into the cell from the cell membrane. In case of hypotonic solution, more water enters the cell, which result in swelling of the cell. आपने कहा पानी कोशिका झिल्ली से कोशिका में जा सकता है। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन का मतलब विलयन होगा, समाधान नहीं होगा, ठीक है, विलयन आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखा, पानी कोशिका झिल्ली से कोशिका में जा सकता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के या हाइपोटोनिक विलयन के मामले में अधिक पानी कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में सूजन आ जाता है या कोशिका फूल जाती हैं। तो आप यहाँ पर देखिए सेल में आपको बता रखा है, ये एक बीकर है, बीकर में सॉल्यूशन को लिया गया है
आपको यहाँ पे जो बीड्स है यहाँ पर वो सॉल्यूट दिखा रखा है, आपने कहा कोशिका के अंदर क्योंकि ज्यादा यहाँ पे क्या था, सॉल्यूट था। हमने क्या कहा, कोशिका के अंदर ज्यादा सॉल्यूट था किसकी तुलना में, सॉल्यूशन की तुलना में, इसीलिए यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा कम थी, यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा थी। अब पानी जो अंदर गया है वो एरो आप देखिए तो अधिक मात्रा में पानी अंदर जाता है तो सेल क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने कहा है। अब यदि आपने समझा है, अगर हमने अभी जो भी एक्सप्लेन यहाँ पे किया है, अगर आपको वो चीजें समझ आ गई हैं तो लैंग्वेज आप बना सकते हैं। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आपको एज इट इज नोट करने की जरूरत नहीं होती है, एज इट इज लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट डेफिनेशन। अगर कोई डेफिनेशन है और किसी साइंटिस्ट ने कोई डेफिनेशन दी है तो आप एज इट इज वहां पर लिखेंगे। या आपने कहा कि कोई एग्जैक्ट चीज है, जैसे कि कोई रूल होता है, ठीक है, कोई लॉ है, वहां पे लॉ को आप एज इट इज पढ़ते हैं। बाकी जो चीजें हैं जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो आपने कहा कि ये आप समझेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में से लिख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किस प्रकार की ऑस्मोसिस हो रही है, एंडोऑस्मोसिस है या एक्सोऑस्मोसिस है। तो जल्दी से एक बार रीड कर लेंगे, अगर आपको जरूरत लगती है कि नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो आप वहां पर सिर्फ रीड कर लेंगे, समझ लेंगे। एक और चीज आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि जब ऑस्मोसिस आप बता रहे हैं तो डायग्राम, ये जो इस प्रकार के डायग्राम है वो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम बनाएंगे, बिना डायग्राम के अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, तो पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। एक्चुअली में जो डायग्राम है आपका वही पूरी डेफिनेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा है। तो थ्योरी पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है और डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। ये तो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब अगला सॉल्यूशन हमारे पास आया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। आइसोटोनिक से पहले हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर हमने क्या बोला, आपने कहा इफ द सेल आर, आपने कहा इफ द सेल आर kept in an environment that has a lower concentration of water than what is present inside the cell, then due to the process of osmosis water move out of the cell। आपने कहा कि क्या होगा, यदि कोशिकाओं को ऐसे वातावरण, वातावरण का मतलब है वातावरण या वातावरण या ऐसे सॉल्यूशन में, या ऐसे सॉल्यूशन में, या ऐसे मीडियम में, ठीक है। सॉल्यूशन यानी कि विलयन, या मीडियम का मतलब होता है माध्यम, ठीक है, ऐसे माध्यम में। आपने कहा कि यदि कोशिकाओं को हम ऐसे विलयन में रखें, ऐसे मीडियम में रखा जाता है जिसमें पानी की मात्रा, जिसमें पानी की मात्रा कोशिकाओं के अंदर मौजूद पानी की तुलना में कम होता है, तो परासरण की प्रक्रिया के कारण पानी कोशिकाओं से बाहर चला जाता है। हमने ये बोला। सेम मैं आपसे बोलूंगी, आप देखेंगे सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन बता रहे हैं, ये जो है ये सॉल्यूट को बता रहे हैं। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, ठीक है, विलेय की मात्रा। अब आपने कहा क्योंकि बाहर विलेय ज्यादा है, इसका मतलब जो विलायक है वो कम है, यानी कि जो पानी की मात्रा है वो बाहर कम है, अंदर आपने कहा विलेय जो है वो कम है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो विलायक है वो ज्यादा है, यानी कि पानी की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा थी। जब सेल के अंदर ज्यादा थी तो सेल से बाहर जो पानी है वो अधिक मात्रा में मूव करता है और एज अ रिजल्ट यहाँ पे सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। तो हमने कहा रिजल्ट क्या होगा, दिस रिजल्ट इन decrease in size of the cell, they shrink as more waters come out of the cell। आपने कहा इसमें कोशिकाओं के आकार में कमी आती है, ये सिकुड़ती है क्योंकि कोशिका से अधिक पानी निकलता है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ध्यान रखिए। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में कंफ्यूज नहीं करना है। आप याद ऐसे कर सकते हैं कि हाइपर, जैसे जिन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जो चिड़चिड़े लोग होते हैं, मोस्टली देखा जाता है कि वो पतले होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप रिलेट कर सकते हैं कि जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो बहुत कैसे होते हैं, यहाँ पे पतले दिखते हैं। तो वैसे ही जब हाइपर की बात आएगी तो सेल जो है वो श्रिंक हो गई है, ठीक है, सेल क्या हो गई है, श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है यहाँ पर। तो एक याद करने का तरीका है, रिलेट कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि आपको यही निमोनिक बनाना है, आप अपनी तरीके से अपनी तरफ से भी यहाँ पर चीजों को रिलेट कर सकते हैं। एक बार रीड कर लीजिए जल्दी से, क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखा जाता है तो क्या परिणाम यहाँ पर निकलता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सॉल्यूशन रह जाता है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। हमने कहा इफ द सेल आर पुट इन एन एनवायरनमेंट दैट हैज अ सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज प्रेजेंट इनसाइड। आपने कहा यदि कोशिकाओं को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जिसमें पानी की समान मात्रा मौजूद होती है, this state allow for the free movement of water across the membrane without changing the concentration of solute on either side। आपने कहा कि यह अवस्था किसी भी तरफ विलय की सांद्रता को बदले बिना झिल्ली के पार पानी के मुक्त आवागमन की अनुमति देता है कि अगर सेल में और जो बाहर का जो यहाँ पे सॉल्यूशन है या मीडियम है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा बराबर है तो फ्रीली जो पानी है वो मूव करता रहता है, जितनी मात्रा में बाहर जाएगा उतनी मात्रा में अंदर भी आएगा। Therefore, the size of cell does not vary in an isotonic solution because there is no net movement of water। आपने कहा इसीलिए सेल के आकार में एक आइसोटोनिक समाधान में भिन्न नहीं होता है, समाधान नहीं होगा। आगे सॉल्यूशन आप यहाँ पर लिखेंगे या विलयन आप लिखेंगे तो आपने कहा क्योंकि पानी का कोई शुद्ध संचलन नहीं होता है। हमने बोला कि यहाँ पे सेल में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तीन हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन आते हैं और इसी के साथ जो ऑस्मोसिस है वो जो हमारा ऑस्मोसिस का जो फिनोमेना है ये कंप्लीट होता है। ध्यान रखिए आप पढ़ क्या रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेल का संगठन यानी कि कोशिका का ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आउटर मोस्ट जो लेयर आपने देखी है वो देखी है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जिसे आप कहते हैं। ठीक है, एक और लेयर हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे यहाँ पर जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, उसके बारे में। हमने कहा कि जब हम पादप कोशिका को हमने देखा यानी कि साइंटिस्ट ने देखा, उनमें उन्हें एक और लेयर, एक एक्स्ट्रा लेयर दिखाई दी। एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे बल्कि एक और लेयर कहेंगे जो कि एनिमल सेल में नहीं देखी गई थी। इस सेल को कहा जाता है सेल वॉल। यानी कि अगर आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका को देखेंगे तो जंतु कोशिका हमने सिंपल सी ऐसे बनाई है। जब हम पादप कोशिका बनाते हैं तो पादप कोशिका को हमने इस प्रकार से बनाया, ये न्यूक्लियस है और हमने कहा कि ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली कहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, ये दोनों में है। लेकिन जब पादप कोशिका को देखा गया तो पादप कोशिका के बाहर एक और लेयर थी और इस लेयर को हमने सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहा है। ठीक है, अब ये जो कोशिका भित्ति होती है क्या सिर्फ पादप कोशिका में ही होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती? हमने कहा यस, बिल्कुल करेक्ट है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। अब सिर्फ कोशिकाएं दो प्रकार की नहीं होती हैं, और भी कोशिका होती है। बैक्टीरियल सेल होती है, ठीक है, यानी कि जो जीवाणुओं की कोशिका होती है। फंगल सेल होती है यानी कि जो कवक है, कवक की जो कोशिका है वो होती हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक बार हम सेल संगठन को कर लेंगे तो हम सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, प्रोकैरियोट सेल को भी देखेंगे, यूकैरियोट सेल को भी देखेंगे। यूकैरियोट सेल में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन प्रोकैरियोट सेल को भी एक बार देख लेंगे। हमने कहा जो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है या फिर जो प्लांट सेल है, इन सभी में सेल वॉल पाई जाती है और अलग अलग चीजों से बनी होगी। ऐसा नहीं है कि सेल वॉल सभी सेम मटेरियल से सब में बनती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनती है कुछ किसी दूसरे मटेरियल से बनेगी, जो बैक्टीरियल सेल है उसमें जो सेल वॉल है किसी दूसरे मटेरियल से बनती है, लेकिन प्रेजेंट सब में होती है एक्सेप्ट एनिमल सेल। एनिमल सेल में ह्यूमन भी इंक्लूड होते हैं। तो हमारी जो सेल है हमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सेल वॉल के बारे में। हमने कहा सेल वॉल जो है प्रोटेक्टिव वॉल है, क्योंकि अब प्लांट सेल के लिए आउटर मोस्ट कवरिंग आपने कहा सेल मेम्ब्रेन ना होकर के सेल वॉल होगी। अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारे लिए आउटर मोस्ट लेयर क्या है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल के लिए आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, ये है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेल वॉल कह रहे हैं। तो प्लांट सेल के लिए प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होगी, सेल वॉल होगी। और जो जंतु होते हैं उनके लिए प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। जब भी डिफरेंस आता है कि प्लांट सेल एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर लिखिए, सबसे पहला अंतर आप यही लिखते हैं, कौन सा, सेल वॉल का। पढ़ लेते हैं। आपने कहा प्लांट सेल इन एडिशन
to the plasma membrane have another rigid outer covering called cell wall। आपने कहा पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक और कठोर बाहरी आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन भी बना रखी है, इसीलिए आपको यहाँ पे बना करके दिखाया है कि ये अंदर वाली जो लेयर है उसे सेल मेम्ब्रेन हम कह रहे हैं। हमने कहा कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, कठोर आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कह रहे हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने कहा कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है कि पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। It is complex substance and provides structural strength to the plant cell। आपने कहा कि ये एक जटिल पदार्थ है और पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि जो आउटर लेयर है वो सुरक्षा भी देगी और वो संरचना भी देती है। ये हमने तब बात कर ली थी जब हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, सेल मेम्ब्रेन है या फिर आपने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, तीनों एक ही चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। When a living plant lose water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of contents of cell away from the cell wall। आपने कहा कि जब एक लिविंग सेल जीवित पौधे परासरण के माध्यम से पानी खो देता है तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है या सिकुड़ जाती है, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस और इस घटना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस? इसे हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से, यानी कि इसे समझेंगे यहाँ पर। उससे पहले एक बार आप लोग देख लीजिए सेल वॉल क्या होती है और सेल वॉल की क्या फंक्शन यहाँ पर होते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास आता है यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस को थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस रह जाता है और साइटोप्लाज्म रह जाता है। थोड़ा सा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल के बारे में स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। तो अभी तक हमने जो भी चीजें डिस्कस की हैं एक बार आप लोग उसे पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।